How are you all? Everything is okay? Yes, sir. Yes, Fine. Okay. So today we are just going to do the sample analysis part. Okay. कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो सर एनी आपकी टाइम। आवाज नहीं है। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं है। मैं ऑडिबल नहीं हूँ? Am I audible to all? Yes, sir. You're audible. Okay. 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 Hello, Denisa ma'am. Good evening. गुड इवनिंग सर। अच्छा, नेहा जी एक बार चेक करके देखिए, आई एम ऑडिबल। अच्छा, सो आज का सेशन है सैंपल एनालिसिस के ऊपर। सैंपल एनालिसिस में कुछ डिफरेंट वे से मैं करना चाहता हूँ, ठीक है? सो आई नीड ऑल ऑफ योर कोऑपरेशन, सो प्लीज हेल्प मी। लेट मी शेयर द स्क्रीन। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। हेलो सपना जी, गुड इवनिंग। Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग। सो मैं जो सैंपल एड्स दिखाऊंगा, मैं जो सैंपल आज दिखाऊंगा सबको, ऑब्वियसली मैं फिर से कह देता हूँ, आप सबका हेल्प मुझे चाहिए। एंड आप सब भी एनालिसिस कीजिएगा, जिसके पास जो जितना नॉलेज है आप उस तरीका से एनालिसिस कीजिएगा। एंड वहाँ पे जितना मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे थोड़ा हेल्प करने के लिए, ठीक है? उसके बाद मैं हम लोग अपना एनालिसिस अलग से तरीके से करेंगे, ठीक है? लेट मी शेयर द स्क्रीन। She is a 25 years old, sorry, 20 years old. 20, yes, 20 years old girl. So today we are going to do the observational method. Observational method का मतलब क्या होता है? मतलब जो आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है? जनरली चार तरह का होता है ऑब्जर्वेशनल मेथड। एक होता है स्ट्रक्चर्ड, एक अनस्ट्रक्चर्ड, देन कवर्ट, ओवर्ट, एंड एक और होता है दैट इज पार्टिसिपेंट व्यू पॉइंट। सो वॉट एवर, लीव एवरीथिंग, जस्ट आप देख के बताइए यहाँ से आपको क्या नजर में आ रहा है, उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है? आप अपने हिसाब से बताइए। कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। हेलो पूर्वा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। Sir, narrow left margin, ओके, नैरो लेफ्ट मार्जिन, right उसके बाद margin लिटिल also. लिटिल Sir, Narrow narrow तो wavy मतलब left margin. नैरो वेवी लेफ्ट मार्जिन, ओके। देन right margin also sir एकदम end तक जा रहा है. Margin राइट patch. मार्जिन ओके, Then वेव लाइन baseline also slightly wavy sir. ओके, वेस्टलाइन इज टोटली ओएवी। Variable space, Hmm. line space and letter space. Line वेरिएबल, space and word space, variable वेरिएबल वर्ड स्पेस। and line space also. Sir, first para line space wide, here second para line space is narrow little. ओके, देन Right crash margin से बहुत बड़ी है सर। ओके, और सर वो पेज को पूरा स्टार्टिंग से नीचे तक पूरा यूज ही किया है। नो मार्जिन, देयर इज नो मार्जिन, नो अपर मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, डाउन मार्जिन। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और बताइए। सर जूम कीजिए ना सर। मिडिल जोन हैंडराइटिंग है सर। यस, एब्सोल्युटली ट्रू।
middle zone oriented handwriting. Yes. So in few Next. places ink flow is more. हाँ क्या? Ink flow कहीं कहीं ज़्यादा है. इंक फ्लो. अच्छा ठीक है, इंक फ्लो भी डिफरेंस है थोड़ा. यस. Big handwriting. बिग हैंडराइटिंग, बिग साइज. Sir, correction by touch up. ओके, करेक्शन बाय टच अप. नेक्स्ट. सर आई के ऊपर का डार्ट कभी गोले गोल बना दिया है, कभी सिर्फ डार्ट लगा दिया है। आई के ऊपर. अच्छा ठीक है, ठीक है. ओके नेक्स्ट. नेक्स्ट पॉइंट बताइए. कट भी बहुत बार किया है। कट. ओके, कट किया है बहुत बार. हाँ, बिल्कुल सही. 2-3 बार। हाँ बिल्कुल सही कहा. नेक्स्ट. और क्या क्या नजर में आ रहा है इस हैंडराइटिंग से? सर पीपीआई के अपर पोर्शन मदर फिगर ऊपर से है, अम्ब्रेला जैसा। अच्छा ठीक है. So hump is there, sir. Would strike as हाँ क्या? hump, sir. Which which one? Would Letter streak. Letter M or No, letter? sir. W would strike us. Okay, wooden. Ah. Okay, okay, okay. Next. Sir, Letter that is not a PPI, na, but हाँ letter हाँ space right. variation. सही कहा आपने, सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक. Yes. Next. This is not a PPI. This is a normal I, capital I. ठीक है. Okay, next. और बताइए इसको देख के क्या लग रहा है इस हैंडराइटिंग को? sir, smaller Sir, lower zone. Smaller. Lower zones are very small. हाँ, lower zone is very small. So letter space also is variable, I feel. Letter space is also variable. बिल्कुल सही कहा. और Next. वाई को बहुत जगह पे उसने फिनिश नहीं किया है, आधे पे ही छोड़ा है। हाँ बिल्कुल सही कहा. जी वाई आधे में छोड़ा है। अच्छा ठीक है, ठीक है. So, but this is a disconnected writing, तो हम उसको नहीं इतना consider करेंगे ना? Incomplete loop. कंसिडर कर सकते हो, एंड कंसिडर ना भी करोगे तो डिफरेंट एरिया से हम देखेंगे. ठीक है. Yes. So, is this slant multi-slant or is it? It's not multi slant. It's a No. vertical slant, or Okay. sometimes at left slant as Left slant, okay. left slants are there. So Okay. one more thing is like she's continuing by a slash on a next line. You know, incomplete words. She's continuing on the next line. Okay. Very good. Very good. Yes. Yeah. Absolutely true. Yes. अच्छा, तो आप सबने जो सबने 100% सही कहा है, लेकिन क्या कैसे कहा है आप सबने? देखिए, एक लोग एक तरीका से देख रहे हो इस हैंडराइटिंग को, है ना? तो ये टोटली अनस्ट्रक्चर्ड वे में देख रहे हो, है ना? टोटली अनस्ट्रक्चर्ड, कोई स्ट्रक्चर फॉलो, कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो ना करके देख रहे हो, है ना? तो इसलिए इसको कहा जाता है ऑब्जर्वेशनल मेथड. अंडरस्टूड? कोई स्ट्रक्चर, अभी ऑब्जर्वेशन मेथड का भी 4 तरीका हो सकता है, 5 तरीका, जैसा मैंने कहा, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, व्हाटएवर. तो मुझे ये आप बताइए, जैसे आप सबने कहा, तो आप सबने कंक्लूजन में क्या आया, इस हैंडराइटिंग से क्या निकला? कैन यू टेल मी प्लीज? So shall I? हाँ प्लीज प्लीज. So I can conclude that this girl is very bold. She shows her presence in the society, like wherever she goes, she creates her presence, and she has a very good risk-taking ability. I mean, which might sometimes harm her. You know that risk-taking ability is so high. Like you know, she is always crazy for grasping opportunities. That becomes a weak point for her somewhere. Okay. And bold Because means what types of bold?
a boldness related to like showing confidence, more Right. confidence, Okay. and trying to show that she is very good decision maker. She will take fast decisions. है या नहीं, अभी तो उसकी उम्र है ओनली 20 ईयर्स, ठीक है। तो जैसे कभी कभी रिस्क ले लेता है या कभी कभी डिसीजन अच्छा लेता है, वेरी गुड डिसीजन मेकर और वट एवर, ये कोई बता सकता है ये कौन नहीं है? कौन नहीं है जो अच्छा डिसीजन नहीं लेता है? एक ओवरऑल कहने से, अगर किसी ने गलत डिसीजन ले लिया है एंड आप कहोगे कि ही इज टेकिंग रॉन्ग डिसीजन, ठीक है, उस टाइम में हो गया, लेकिन बाकी सब टाइम में हमेशा क्या वो गलत डिसीजन लेता है? क्या कोई ले सकता है हमेशा कोई गलत डिसीजन? ठीक है, so we cannot say he is a wrong decision maker, isn't it? Yes sir. तो और Maybe impulsive हो सकती, मतलब she must not be having control whenever she gets the opportunity, so she wants to grasp. Hello. सर आपकी आवाज वापस बंद हो गई है। hello, just give me a moment, the internet connection is disturbing. I'm reconnecting. Hello, am I audible now? Yes, sir. Okay. अच्छा, सो ये जो मैं बात कर रहा था डिसीजन लेने का, जो बात कर रहा था, और सपना जी और क्या कह रहे थे? और एक बार बताइए प्लीज, लास्ट जो कह रहे थे। हाँ सर, मतलब she is so excited on grasping the opportunities ना, she does not want to miss any opportunity, so that is why ओके, she does not realize कि कहाँ पे उसका decision right हो रहा है wrong हो रहा है, she is just crazy about, because her writing is size is also big, so she has to show her like existence presence in the around her this thing, अच्छा ठीक and फिर right margin भी crash कर रही है। है, राइट। सो लेकिन मुझे ये कहना है कि उसका जो ये डिस्कनेक्टेड वाला कैरेक्टर, डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्शन कैसे प्ले करेगा उसके हैंडराइटिंग में, उसके कैरेक्टर में? She will be creating thoughts, na, various thoughts. टोटली अनस्ट्रक्चर्ड वे में, है ना? मैं बता रहा हूँ किसी को बोल्ड, किसी को कॉन्फिडेंट, किसी को एक्सीडेंट प्रोन, व्हाटएवर, क्रिएटिविटी, व्हाटएवर। लेकिन हमें क्या करना चाहिए एक हैंडराइटिंग से? हमें देखिए, एक चीज यहाँ पे बहुत लोग भूल हो जाते हैं,
गलत हो जाता है कभी कभी कि जब भी सपोज मान लीजिए कि अगर आप हंस सकते हो, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि आप रो नहीं सकते, तो रोने का कैरेक्टर भी आप में है ऑब्वियसली, इजंट इट? तो ये रोने का जो कैरेक्टर है, हमें क्या कहना है, हैंडराइटिंग से अगर मैं कह दिया कि आपके पास रोने का कैरेक्टर है, तो ये तो ऑब्वियसली आप में भी होगा, मुझ में भी होगा, हर किसी में भी होगा, इजंट इट? लेकिन हैंडराइटिंग से क्या देखना है हमें, ये रोने का कैरेक्टर अगर मैं कह रहा हूं, ये रोने का कैरेक्टर किस तरीके से उसके ऊपर कब कब आ रहा है, अंडरस्टूड? किस टाइम में 100% एक्यूरेसी होना चाहिए, इज इट क्लियर? तो ये ऑब्जर्वेशनल मेथड से ये जनरली नहीं होता है अच्छी तरीके से, यही मेरा आज का टॉपिक है, अंडरस्टूड ऑल? सो ऑब्जर्वेशन मेथड में अगर हम देखेंगे, ये टोटली अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा टोटल सिस्टम। हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ये तो सब कुछ जो जो आपने कहा ये सब कुछ देखना होगा, लेकिन इससे पहले एक और चीज देखना है, दैट इज म्यूटेशनल मेथड। इज इट क्लियर? म्यूटेशनल मेथड से हमें जज करना चाहिए हैंडराइटिंग को, ये मेरा पर्सनल बिलीव है, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे मैंने देखा है कि ऑब्जर्वेशन मेथड के ऊपर ही ज्यादा हम लोग बात करते हैं, क्योंकि वो दैट इज वेरी वेरी इजी है, इसलिए, है ना? आपने देख लिया किसी का टी बार ऊपर है तो आपने कह दिया उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, इजंट इट? दिस आर वेरी इजी। लेकिन मुझे क्या देखना है एक्चुअली कि ये जो कॉन्फिडेंस लेवल अगर किसी का हाई है तो वो कौन से एरिया पे किस किस टाइम में हाई होगा और किस किस टाइम में लो भी हो सकता है, इज इट क्लियर? सो हाउ ईच एंड एवरी देखना है कि उसका एक्चुअल कैरेक्टर जस्ट लाइक एक मूवी की तरह हमारे आंखों के सामने आना चाहिए, ठीक है? तो म्यूटेशनल मेथड में हमें क्या देखना है, जनरली 4 तरह का म्यूटेशनल मेथड होता है, ठीक है? एक इसका बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होता है, जैसे सब्स्टिट्यूशनल मेथड होता है, डिलीटेशनल मेथड होता है, इंसर्टेशन मेथड होता है, एंड ट्रांसलोकेशन मेथड होता है। तो व्हाटएवर, लीव इट, ये सब बड़े 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 वर्ड छोड़ दीजिए, इजी तरीके से हम देखेंगे, मिक्स्ड करेंगे हर कैरेक्टर ऊपर से नीचे तक, सब कैरेक्टर हम मिक्स्ड करके उसका एक्चुअल कैरेक्टर निकालेंगे। क्लियर है? सो ये जनरली हम हैंडराइटिंग के 4 चैप्टर से हम जान सकते हैं, जनरली 4 चैप्टर से हम जान सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज पस्टोसिटी एंड शार्पनेस। यह से हमें पता चल सकता है, पस्टोसिटी, ओनली पस्टोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों डिवीजन होता है, एक होता है हमारा अफेक्टिंग नेचर, एक होता है हमारा डायरेक्ट नेचर, कोर नेचर, मतलब जो नेचर मेरे पापा मम्मी मुझे दिया है, ठीक है? एक जेनेटिक नेचर होता है, ठीक है? मैं एक रास्ते से जा रहा हूँ, ये मेरा ये अगर रास्ता सीधा है, दैट इज द नॉर्मल नेचर, इज इट क्लियर? दैट इज द नॉर्मल नेचर। लेकिन अगर रास्ते में कोई और मिल गया एंड वो मेरे साथ झगड़ा कर रहा है, ठीक है? द पर्सन इज क्वारलिंग विथ मी, एंड उस टाइम में मैं किस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, मैं तो जब नॉर्मली रास्ते से जा रहा था तब तो मैं बहुत अच्छा हूँ, आप देख के मुझे कहोगे ही इज अ वेरी गुड पर्सन, तो वो ही कैरेक्टर मेरे पापा मम्मी ने मुझे दे के भेजा है ना? दैट इज द कोर कैरेक्टर। तो एक और कैरेक्टर होता है दैट इज अफेक्टिंग कैरेक्टर, दैट मीन्स कोई और आया मेरे साथ
क्वारल शुरू कर दिया एंड मैं किस तरीके से उसके साथ रिएक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है मैं चुपचाप रिएक्ट करने चला जाऊं उसको पास करके, दैट कैन बी वन ऑफ द वेरी गुड कैरेक्टर। अदर है मैं भी उसके साथ फाइट करना शुरू कर दूं, isn't it? So that can be one. So these are all affecting nature, isn't it? Understood all? तो ये हम देख सकते हैं पस्टोसिटी से, पस्टोसिटी एरिया से, दैट मीन्स पस्टोसिटी एंड शार्पनेस, किसके हैंडराइटिंग कितना शार्प होता है इंक फ्लो में वो दिखाई देता है। इज इट क्लियर? तो एक होता है कोर कैरेक्टर, एक होता है हमारा अफेक्टिंग कैरेक्टर। दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट। सेकेंड सेगमेंट इज पेस ऑफ द राइटिंग, दैट मीन्स कितना स्पीड है, ठीक है, कितना स्पीड है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जनरली 4 तरीका से डिफाइन करते हैं हैंडराइटिंग को। एक होता है कंट्रोल, एक होता है अनकंट्रोल, एक होता है कंट्रोल्ड, एक होता है अनकंट्रोल, एक होता है कंट्रोल करने के बाद भी डिस्टर्ब रहता है हैंडराइटिंग, दैट मीन्स कंट्रोल्ड स्लो नेचर एंड अनकंट्रोल्ड स्लो नेचर एंड कंट्रोल स्पीड, अनकंट्रोल स्पीड। तो ये 4 डिवीजन होता है, अंडरस्टूड? तो ये पेस में आते हैं। एंड नंबर थर्ड, जो फर्स्ट इज पस्टोसिटी, देन स्पीड और स्लो, देन थर्ड इज रिदम ऑफ हैंडराइटिंग। रिदम का मतलब क्या है, जैसे हम लोगों का हमारा बॉडी जैसे चलता है, आपका जैसे हार्ट बीट हो रहा है, हार्ट बीट होता है, जैसे कंट्रक्शन रिलीज करते हैं, ठीक है, तो यही होता है हैंडराइटिंग भी उसी तरीके से बनता है। आप सांस लेते हो एंड सांस छोड़ते हो, ये तो एक रिदम के से होता है ना, ठीक उसी तरीके से हमारा बॉडी भी एक रिदमिक वे से चलता है एंड वही रिदम हमें हैंडराइटिंग से देखना है। तो जैसे पस्टोसिटी से हमें क्या क्या चीज देखने को मिलेगा, एक चीज होता है हमारा एरिया ऑफ एरिया और इंटेंसिटी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, ये पस्टोसिटी से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा स्पीड से कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। एंड नंबर 3 दैट इज रिदम। रिदम ऑफ द हैंडराइटिंग से हमें टोटल कैरेक्टर मिलेगा, ऑल कैरेक्टर, ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स, अंडरस्टूड? रिदम एक ऐसा जगह है जहां से ऑल कैरेक्टर मिलता है, ठीक है। यस समप्रीति जी, यू आर आस्किंग समथिंग, प्लीज। Yes, sir. Can you please repeat the plasticity part which you just explained? What we find from plasticity, that part. पस्टोसिटी में क्या होता है, पस्टोसिटी इज है इंक फ्लो डिफरेंस, ठीक है। तो इंक फ्लो डिफरेंस, मैं एक रास्ते से सीधा जा रहा हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, तो आप तो मुझे अच्छा ही कैरेक्टर कहोगे, तो हो सकता है उसके ओरिजिनल में मेरा अफेक्टिंग नेचर क्या है, दूसरे लोग मेरे साथ किस तरीके से बात कर रहा है, उसके साथ मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ, तो वो मेरा रिएक्शन नेचर है ना, मैं किस तरीके से रिएक्शन कर रहा हूँ। आप मुझे एक गाली दे रहे हो, मैं भी तो 2 गाली दे सकता हूँ आपको, दैट इज माई वन ऑफ माई कैरेक्टर। और आपने एक गाली दिया, मैंने चुपचाप सह लिया, दैट कैन बी वन ऑफ माई कैरेक्टर्स। तो मैं किस तरीके से आपको बिहेव कर रहा हूँ, दैट इज द अफेक्टिंग नेचर। अभी क्लियर हुआ? सो ये पस्टोसिटी एंड शार्पनेस से हम देख सकते हैं। एंड पस्टोसिटी से जनरली हम लोग क्या देखते हैं, इंटेंसिटी, इन्फ्लुएंस, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। इंटेंसिटी, इन्फ्लुएंस, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस, ये मैंने शॉर्टकट में कह दिया बिकॉज इट्स अ वास्ट एरिया, वास्ट चैप्टर, व्हाटएवर। देन रिदम की बात कर रहा था। अगर हम लोग रिदम पर ध्यान देंगे, एक बार किसी का भी हैंडराइटिंग का रिदम देख लेंगे तो उसका सब कैरेक्टर पता चल जाएगा, जस्ट लाइक ए वीडियोग्राफी की तरह, ठीक है। एंड नंबर 4, 4 नंबर का जो डिवीजन है दैट इज मूवमेंट ऑफ हैंडराइटिंग। मूवमेंट ऑफ हैंडराइटिंग, ये जो 4 मैंने सब्जेक्ट कहा, 4 चैप्टर कहा, ये 4 चैप्टर ही टोटल मैथमेटिकल बेस होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करके ये होता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स छोड़ दीजिए, ये थोड़ा टफ मैथमेटिक्स है, आप ईच एंड एवरी कैरेक्टर उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकाल सकते हो। तो हम बात करेंगे, देखिए जैसे मूवमेंट से हम लोग क्या देख सकते हैं, मूवमेंट से हम लोग देख सकते हैं ऑल काइंड्स ऑफ बॉडी का डिजीज, मेंटल डिजीज एंड फिजिकल डिजीज, कोई भी डिजीज आप मूवमेंट से देख सकते हो। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट लेवल पे हम जाते हैं कि हम इस हैंडराइटिंग से आज हम मूवमेंट रिदम को देखेंगे, ठीक है। एंड वो शॉर्टकट हुए में, क्योंकि रिदम इज अ वेरी वेरी बिग चैप्टर। हम लोग मतलब एक दिन लग जाता है छोटे से एक टॉपिक को कवर करने के लिए रिदम से, ठीक है। रिदम के अंदर 50 टॉपिक होता है, 50, मोर देन 50 टॉपिक्स आर देयर, ठीक है। तो एक एक टॉपिक
को रिदम के ऊपर बात करेंगे तो एक एक स्टोरी बन जाएगा, तो 50 स्टोरी कैन बी मेड फ्रॉम ए हैंड राइटिंग, अंडरस्टूड? सो इट विल जस्ट प्रोवाइड यू एग्जैक्ट स्टोरी ऑफ दैट राइटर। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हम रिदम से के ऊपर थोड़ा बात करते हैं, ठीक है? सपना जी, इज इट क्लियर? स्मिता मैम क्लियर? सिंपल जी, ओके। अच्छा, तो सेम तरीका से हम देखेंगे कि रिदम किस तरीके से काम होता है। देखिए, अभी हम म्यूटेशन करेंगे, म्यूटेशन करके क्या क्या कैरेक्टर निकल रहा है। देखिए, एक टॉपिक चूज कर लीजिए। मैंने सपोज एक टॉपिक चूज किया है, बहुत सारा 50 के ऊपर टॉपिक है। मैंने एक टॉपिक चूज किया, इस लड़की का, ये 20 इयर्स ओल्ड है, इस लड़की का कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर, क्योंकि मैंने 50 टॉपिक कहा तो बहुत कैरेक्टर हो सकता है, सब कैरेक्टर देखेंगे तो उल्टा सीधा हो जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, ठीक है? तो एक टॉपिक हमने मान लिया कि उसका करियर कैसा है, ओनली दिस टॉपिक, ओनली इसी टॉपिक के ऊपर आप उसके ऊपर एक वीडियोग्राफी बना सकते हो, एक बुक लिख सकते हो। हाउ? दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू से राइट नाउ। क्लियर? ओके, फर्स्ट इसको हैंडराइटिंग से हम देखेंगे, इसका लेफ्ट मार्जिन क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड वे से हम देखेंगे। लेफ्ट मार्जिन इज टोटली वेवी, ठीक है? तो देखिए, छोटा छोटा करके हम स्टोरी बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा नहीं करेंगे। तो फर्स्ट आपके मन में एक चीज आ गया कि उसका लेफ्ट मार्जिन इज वेवी, स्ट्रेट नहीं है, तो दैट मीन्स वो अपने मन को एंड बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्लियर? मन को एंड बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। नेक्स्ट, नंबर 2, लेफ्ट मार्जिन का प्लेसमेंट कैसा है, मतलब नैरो है या वाइड है? नैरो है, तो उसके पास क्या हो रहा है, उसके पास बहुत सारा नेगेटिव एक्सपीरियंस है। बाद में हम देखेंगे, अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे तो आपको निकलेगा इधर से, मैं बता देता हूं देख के, एक सेकेंड। इसका उम्र है 20, तो नियर अबाउट 7 to 10 साल के अंदर से उसका टोटल नेगेटिव एक्सपीरियंस शुरू हुआ है, अंडरस्टूड? व्हाटएवर जो भी है, उसके पास बहुत सारा नेगेटिव एक्सपीरियंस है एंड अपने बॉडी को एंड माइंड को कंट्रोल भी नहीं कर सकता। ये आ गया आपका फर्स्ट स्टोरी बन गया, एक छोटा सा स्टोरी। अभी आप वीडियोग्राफी की तरह उसको देखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, उसका राइट मार्जिन देखेंगे, तो राइट मार्जिन से आपको क्या चल रहा है, देख के क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा रिस्क लेता है ना? ओवर रिस्की नेचर, तो बहुत ज्यादा जो रिस्क ले रहा है एंड एक्सीडेंट प्रोन भी है, क्योंकि राइट क्रैश मार्जिन आर देयर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए, बहुत सारे राइट क्रैश मार्जिन आर देयर। तो जो बहुत ज्यादा रिस्क लेता है एंड एक्सीडेंट प्रोन नेचर, अपने बॉडी को एंड माइंड को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हम लोग करियर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो करियर कैसा हो सकता है? इट्स नॉट गुड टिल नाउ द करियर इज नॉट गुड। ऐसे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कभी वो गलत डिसीजन ले लेगा, बिकॉज एक्सीडेंट प्रोन नेचर आर देयर, ठीक है? एंड ये क्यों हो रहा है? वही जैसा मैंने कहा, 7-8 साल का जो ट्रॉमा उसके पास आ रहा है, वही ट्रॉमा उसको अभी तक, ये अभी 20 साल उम्र है, 20 साल में भी उसको डिस्टर्ब कर रहा है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, नेक्स्ट, इसके स्टोरी में अभी ऐड कीजिए, इसका बेसलाइन का स्टोरी ऐड कीजिए। बेसलाइन कैसे हो रहा है? बेसलाइन वेवी है ना? तो बेसलाइन वेवी होने का मतलब एमलेस, उसके पास जो टारगेट है, टारगेट तो टारगेट की तरह ही होता है, लेकिन टारगेट का जो विजिबिलिटी वो अच्छा नहीं है, टारगेट को वो विजिबल नहीं है, जो टारगेट इज नॉट विजिबल फॉर दैट गर्ल, अंडरस्टूड? तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा टारगेट मेरे सामने नहीं रहेगा तो मैं ऊपर नीचे जाऊंगा, कभी इधर जाऊंगा, कभी उधर जाऊंगा, तो आई विल गो समटाइम्स राइट डायरेक्शन, समटाइम्स रॉन्ग डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं रॉन्ग डायरेक्शन क्यों कह रहा हूं? बिकॉज राइट डायरेक्शन में जाओगे तो आपको तो टारगेट मिल जाएगा ना, टारगेट तो नजर आ जाएगा,
सो मैं ऑब्वियसली कहूंगा यहाँ पे रॉन्ग डायरेक्शन पे ही जा रहा है वो। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है Yes, इसका? sir. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. अच्छा, तो आपने ये किस तरीके से एक स्टोरी देखा है इसका? एक लड़की जो अपने बॉडी को एंड माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता एंड उसका वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है एंड अगेन एक्सीडेंट प्रोन नेचर है, मतलब रॉन्ग डिसीजन भी ले रहा है, ठीक है, रॉन्ग डिसीजन भी ले रहा है एंड ओवरली रिस्क टेकिंग एटीट्यूड, बहुत ज्यादा रिस्क भी ले रहा है, ठीक है। तो इधर से हमें कितना, देखिए कितना अच्छा एक स्टोरी निकल गया ना। एंड द स्टोरी आपको देख के क्या लग रहा है? 100% एक्यूरेट स्टोरी होगा ये स्टोरी कभी भूल नहीं हो सकता, ठीक है। रिदम कभी झूठ नहीं बोलता है, एक चीज जान लीजिए, ठीक है। तो ये रिदम कभी भी हैंडराइटिंग से आप देखोगे तो कभी झूठ नहीं कहेगा। अच्छा, नेक्स्ट इस स्टोरी के साथ हम ऐड करेंगे कि उसका गाइडेंस लेवल कैसा है, मतलब अगर वे भी है, ठीक है, तो गाइडेंस आर देयर, क्योंकि यहाँ पे द वेवी लाइंस इट्स लुकिंग ओवरऑल स्ट्रेट। आपको देखने को ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा असेंडिंग हो रहा है या डिसेंडिंग हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो अगर असेंडिंग नहीं है या डिसेंडिंग नहीं है तो दैट मीन्स द गाइडेंस आर देयर, दैट मीन्स पापा मम्मी का जो गाइडेंस होता है, ठीक है, द गाइडेंस आर देयर बट आई एम नॉट फॉलोइंग द गाइडेंस, ठीक है, आई एम नॉट फॉलोइंग द गाइडेंस बट आई एम जस्ट aimless person, or I'm just not having the proper goal setting, proper target, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका स्लांट कैसा है, इसी के साथ हम ऐड करते जाएंगे इस स्टोरी के साथ। स्लांट कैसा है इसका, कोई बताइए। मैं अपना कुछ ऐसा मैं यहाँ पे करियर के ऊपर बात कर रहा हूँ, करियर का रिदम। तो करियर में कुछ ऐसा करियर हमें चाहिए जहां पे मेरा दिल की बात बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इजंट इट? क्योंकि मेरा लेफ्ट वर्ड स्लांट है, कभी कभी वर्टिकल स्लांट है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव मैं नहीं हूं, ठीक है। आपको एक्चुअल कैरेक्टर जो आपको दिख रहा है, तो वहां पे एक्चुअल कैरेक्टर जो दिखेगा वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन पहले हम रिदम को थोड़ा एनालिसिस कर लेते, ठीक है, एक स्टोरी फॉर्मेशन पहले कर लेते। यस भारती मैम, क्या कह रहे हो आप? if ascending and descending baseline not getting guidance, एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई डिसेंडिंग लाइन में जाते, मैं एक चीज दिखा देता हूँ, वेरी गुड क्वेश्चन, मैं दिखा देता हूँ। लेट मी शेयर द स्क्रीन। आप खुद अभी अभी मेरे सामने ही आप चेक कर सकते हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप चेक करके देखो एक पेन से, ये देख के आपको पता चल जाएगा। एक पेन से आप पकड़ के देखो, इधर से आप लिख रहे हो, कुछ लिखते 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 आप नीचे जा रहे हो, ठीक है। तो सपोज आप जब नीचे जा रहे हो, मैं तो यहाँ पे कंप्यूटर पे लिख रहा हूँ, लेकिन आप जब लिखोगे ना तो आप देखना कि जब नीचे की तरफ जाओगे, आपका ये वाला एरिया, ये पीछे वाला एरिया, इधर से ना आपका जो जहां पे जा रहे हो वो ढक जा रहा है। अब देखना कि आपका एक्यूरेट जगह पे आप नहीं पहुंच रहे हो, अब बस नीचे की तरफ ही जा रहे हो, ये पता है आपको। ये कैसे देखोगे? सबसे अच्छा देखोगे आप अगर ये एक जगह पे एक पॉइंट करो, एक नीचे एक पॉइंट करो, इसको टच करो। ये टच करने के समय आप देखना कि आपका ये पेन से वो जगह दिखाई नहीं दे रहा है, अब जब नीचे जा रहे हो। आर यू गेटिंग? एनीवन कैन टेस्ट राइट नाउ। तो इसीलिए हम लोग जब भी कोई खराब काम करते हैं या रॉन्ग डायरेक्शन पे जाते हैं, तो आपको पता है कि हम लोगों को दिखाई नहीं देता कितना नीचे हम चले गए, ठीक है। इसलिए कोई अगर नीचे जा रहा है उसको पता ही नहीं चलता कि आप लोग वो नीचे जा रहा है, मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है, बिकॉज द गोल इज नॉट विजिबल प्रॉपरली। अंडरस्टूड? सो गाइडेंस वहां पे नहीं होता है। अंडरस्टूड भारती मैम? इज इट क्लियर? सो कोई भी टेस्ट करके ये देख सकते हो। Now come to our point.
एनीवे मैंने जो एग्जांपल दिया ये बस एक एग्जांपल ही है, क्योंकि इसका साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। सो एक्चुअली मोटिवेशन चाहिए किसी को ठीक ठाक जाने के लिए ना, एक मोटिवेशन चाहिए। द एग्जैक्ट साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज, अगर कोई फ्लाइट इस तरीके से ऊपर जाता है एंड एक जगह पे आके वो ऐसे सीधा हो जाते हैं, है ना, स्ट्रेट चलते रहते हैं, तो वो तो तब नीचे नहीं आ जाते हैं ना, वो तो स्ट्रेट चलता रहता है। व्हाई? बिकॉज इट नीड्स एन मोटिवेशन, एक मोटिवेशन, एक फ्यूल चाहिए उसको। अंडरस्टूड? तो हमारे लाइफ में भी अगर सीधा चलना है एक फ्यूल चाहिए, तो मैं उस फ्यूल पे ऊपर बेस करके अभी ऊपर नीचे जा सकता हूँ अपने लाइफ को। दैट मीन्स कंट्रोल इज देयर, एक मिनिमम कंट्रोल होना चाहिए। तो यू कैन सी द मिनिमम कंट्रोल इज देयर ऑब्वियसली इन द बेस लाइन, वे भी मस्ट बी देयर, वो तो मेरे इच्छा से हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट ये हो गया। अभी हम इसके बात करेंगे, इसके स्लांट हो गया, स्लांट हो गया क्या? No, sir. अच्छा, तो स्लांट से हम क्या देख रहे हैं कि स्लांट से हम देखेंगे कि इसका बहुत ज्यादा दिल की बात शेयर नहीं कर सकता, तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है। तो कुछ ऐसा वाला करियर हमें ढूंढना है जहाँ पे दिल की बात शेयर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि इसका शेप कैसा है। शेप कैसा है, कोई देखिए, हैव यू नोटिस द शेप्स आर लुकिंग, वेरिएबल शेप्स तो है ऑब्वियसली, लेकिन ओवरऑल द शेप को देख के आपको कैसा लग रहा है? Isn't it looking quite roundish? Yes, sir. Rounded shape. राउंड शेप ज्यादा नजर में आ रहा है, तो वॉट एवर, वो अपने आप को सेटिस्फाई रखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई रखने की कोशिश कर रहा है। एंड शेप के साथ आप साइज को ऐड कीजिए, साइज इज लार्ज, साइज इज लार्ज। तो लार्ज साइज में सबसे ज्यादा वो एक्सट्रोवर्ट नेचर में आना चाहते हैं, तो दैट मीन्स क्या होता है, एक्सट्रोवर्टिज्म। लेकिन देखिए ये कहाँ पे क्या डिफरेंस कैसे हो रहा है, मैं अपने दिल की बात शेयर नहीं कर सकता स्लांट से, लेकिन मैं एक्सट्रोवर्ट होना चाहता हूँ, इजंट इट? इसके साथ आप वर्ड स्पेस ऐड कीजिए, वर्ड स्पेस ऐड कीजिए कि मैं, वर्ड स्पेस देखिए मैक्सिमम जगह पे नैरो है ना, नैरो वर्ड स्पेस, इजंट इट? Yes, sir. वेरिएबल तो है लेकिन मैक्सिमम जगह पे नैरो है। तो उसके कैरेक्टर में स्टोरी कैसे क्या बनेगा, मैं अपने दिल की बात बताना नहीं चाहता हूँ एंड कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, एंड मैं एक्सट्रोवर्ट भी बनना चाहता हूँ एंड लोगों के साथ फ्रेंडशिप भी रखना चाहता हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? कैन यू से, ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं क्या करूंगा, कोई बता सकते हो इन दैट? इसको कहते हैं मैं बाद में कहूंगा, इसको कहते हैं रेसिस्टेंट टू थेरापी, रेसिस्टेंट टू थेरापी। अंडरस्टूड? क्योंकि इसके साथ आप ऐड करोगे डिसकनेक्शन, दैट मीन्स बहुत अच्छी तरीके से गार्लैंड कनेक्शन नहीं है, तो मैं फ्रेंडली नेचर दिखाना भी नहीं जानता हूँ ठीक से, लेकिन मैं एक्सट्रोवर्ट होना चाहता हूँ। तो कोई बता सकते हो इसमें क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम एक्चुअली? Anyone please try, we are making the story, actual story, please try. So complex, inferiority complex. इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली होगा, बिल्कुल सही, लेकिन उसके साथ एक और चीज होगा। देखिए यहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन नेचर है ना, तो हम स्टोरी में ऐड करेंगे, तो मैं, मेरा जो दिल का इच्छा है, आई नीड लॉट ऑफ फ्रेंड, सो हाँ, यस भारती मैम, यू आर राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, मैं गलत डिसीजन ले लूंगा, मैं गलत डिसीजन लेके अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज द राउंड शेप, तो मैं अपने आप को सेटिस्फाई रखने की कोशिश तो करूंगा, ठीक है। तो मैं गलत डिसीजन लूंगा, तो आप समझ में आ रहा है कि मैं किस तरफ में, कैसे रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे डोपामाइन हार्मोन चाहिए, आई नीड फुल सेटिस्फेक्शन, एंड मुझे
ऐसा नहीं कि मैं चाहिए मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। बिकॉज द राउंड शेप, तो ऑब्वियसली मुझे मिल रहा है डोपामाइन हार्मोन, तो मैं गलत काम कर रहा हूँ। अभी क्लियर हुआ? मैं यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से द स्टोरी में किस तरीके से आ गया पूरा एक्चुअल स्टोरी उसके लाइफ का। तो मैं यहाँ पे गलत काम कर रहा हूँ कैसे, यहाँ पे बाद में हम देखेंगे, स्टोरी में ऐड करेंगे कि इसके साथ आप जोन बैलेंसिंग देखिए। जोन बैलेंसिंग इज मिडिल जोन ओरिएंटेड राइटिंग, इजंट इट? एंड इसके साथ हम ऐड करेंगे लेटर ओपन डाउन लेटर। आपको यहाँ पे बहुत सारा लेटर ओपन डाउन मिलेगा, ठीक है? लेटर डी ओपन डाउन, लेटर देखिए यहाँ पे लेटर पी ओपन डाउन, ठीक है? लेटर डी पी ओपन डाउन। तो इन सब जगह पे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस दिखाई देता है, ठीक है? मैक्सिमम डी ओपन डाउन में सबसे ज्यादा डाइजेस्टिव हार्मोन इम्बैलेंस दिखाई देता है। पी ओपन डाउन में मोरालिटी पर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो इन सब जगह पे क्या होगा, मैं कुछ ना कुछ रॉन्ग डिसीजन लेके किसी एक को पकड़ के मेरा सेटिस्फाई होने की कोशिश करूंगा फिजिकली एंड मेंटली। इज इट क्लियर? क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, आई नीड लॉट ऑफ रिकॉग्निशन, आई वांट लॉट ऑफ रिकॉग्निशन, क्योंकि मेरा अपर जोन इज नॉट गुड। अपर जोन देखिए एक भी अच्छा नहीं है, तो मेरे पास तो आईक्यू लेवल इज नॉट गुड, ब्रेन भी उतना अच्छा नहीं है। तो ऑब्वियसली मैं कुछ अच्छा वाला, जो भी मुझे अच्छा लगेगा वही मैं सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा ना। समझ में आ रहा है ना सबको? एंड इसी जगह पे एक्सीडेंट प्रोन नेचर ऐड कर दीजिए वो, ठीक है? एंड मैं यहाँ पे रिकॉग्निशन क्यों चाहता हूँ, क्योंकि मैं क्रिएटिव हूँ। द प्रिंट हैंड राइटिंग, क्रिएटिविटी, तो मैं क्रिएटिविटी शो ऑफ करना चाहता हूँ। किसके साथ शो ऑफ करना चाहता हूँ? जो भी मेरे करीब आएगा, whoever will come to me, understood? And I want all to come to me, ठीक है? एंड वहां पे मैं किसी को चूज करके एक्सीडेंट प्रोन नेचर भी, मतलब गलत डिसीजन भी ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है सबको? तो मैं जो रेसिस्टेंट टू थेरेपी में बात कर रहा था, यहाँ पे आपको बहुत सारा रेसिस्टेंट टू थेरेपी मिलेगा। कैसे? सबसे पहले देखिए, रेसिस्टेंट टू थेरेपी का मतलब क्या होता है, जब सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है हमें कि नैरो लेफ्ट मार्जिन एंड वेवी लेफ्ट मार्जिन, ठीक है? उसके साथ शॉर्ट लोअर जोन देखिए बिल्कुल छोटा है। तो मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मैटेरियलिस्टिक नहीं है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डाइल्यूशन हो रहा है कैरेक्टर। नंबर 2, लार्ज साइज भी है। देखिए ये वाला कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्ज साइज एंड नैरो वर्ड स्पेस एंड डिस्कनेक्टेड राइटिंग बट लेफ्ट वर्ड स्लंट। ये किस तरीके से डिस्टर्ब क्रिएट करेगा, किसी के लाइफ को ये हेल्प कर सकता है ये कॉम्बिनेशन। अंडरस्टूड ऑल? सबको समझ में आ रहा है? जो नया है थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, लेकिन आज तो यही एनालिसिस है इसलिए कर रहा हूँ। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं समझा दूंगा बाद में। यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. So very interesting. Yes, sir. अच्छा, A different look. I mean, different way to look at handwriting, obviously. हाँ ये एक्चुअल आपको स्टोरी पता चल जाएगा एक्चुअली, ठीक है? तो हम लोग क्या नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके साथ एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं, रेसिस्टेंट टू थेरेपी। शॉर्ट अपर जोन एंड लोअर जोन प्लस हाई मिडिल जोन प्लस आरसीएम। आरसीएम मींस राइट क्रैश मार्जिन। तो कैसा हो सकता है? दैट मींस मिडिल जोन ओरिएंटेड हैंडराइटिंग, लेकिन मेरे पास बॉडी रिलेटेड ताकत नहीं है, ब्रेन रिलेटेड ताकत नहीं है, लेकिन मैं एक्सीडेंट प्रोन नेचर हूं। ये उसके लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगा, बहुत डिस्टर्ब करेगा, ठीक है? ओके, नाउ उसका, यस भारती मैम यू आर राइट, मच फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, फ्रस्ट्रेशन। एंड एक और चीज जो यहाँ पे सब लोग आपको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो कि डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग, तो क्रिएटिविटी विल बी देयर,
जैसा आप सब लोग कहते हो, ठीक है। लेकिन आप सबसे पहले देखिए क्रिएटिविटी यहाँ पे टोटल डाइल्यूटेड हो रहा है, यहाँ पे टोटल क्रिएटिविटी इज गेटिंग डाइल्यूटेड। ऐसा क्यों? सबसे पहले देखिए इसका डिसकनेक्शन ऑब्वियसली क्रिएटिविटी, लेकिन लेफ्ट मार्जिन वेवी, दैट मीन्स बॉडी एंड क्रिएटिविटी कब अच्छा हो सकता है, कब काम में आ सकता है, जब आप कॉन्फिडेंटली कंसेंट्रेटेड वे में कोई अच्छा काम करोगे, परसिस्टेंट वे में, तभी तो क्रिएटिविटी आप में आएगा ना। तो आपका क्रिएटिविटी जो आप गॉड गिफ्टेड जो क्रिएटिविटी है आप में, वो किस तरीके से डाइल्यूट हो रहा है? क्योंकि लेफ्ट मार्जिन वे भी आप अपने मन को एंड बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो क्रिएटिविटी में डाइल्यूशन आ जाएगा। एंड लेफ्ट मार्जिन इज नैरो ऑल्सो, दैट मीन्स पास्ट ट्रॉमा उसको डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? इसके साथ ऐड कीजिए ओपन डाउन लेटर डी एंड पी, ओपन डाउन डी एंड पी। आप देखो कभी भी आप अगर बहुत अच्छे कुछ काम कर रहे हो या एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, उस टाइम में सपोज आपका पेट में कुछ ज्यादा गड़बड़ है, मान लीजिए डाइजेशन इशू है, कुछ भी, एनीथिंग गैस्ट्रिक डाइजेशन इशू, तो आप उस एग्जाम में सेटिस्फाई होके क्या लिख सकते हो? अगेन एंड अगेन ब्लोटिंग होगा ना आपके, ठीक है। सो ये जो ब्लोटिंग होगा तो आप में ना बहुत सारा नेगेटिव हार्मोन क्रिएट करता है, उस टाइम सीक्रेशन होता है, तो यहाँ पे भी उसका क्रिएटिविटी डाइल्यूशन हो रहा है। एंड उसका लेटर पी भी ओपन डाउन है, ओपन डाउन लेटर पी, जो लॉयलिटी पर इफेक्ट करता है डायरेक्टली, ठीक है, तो वहां पे भी क्रिएटिविटी डाइल्यूशन होगा। इज इट क्लियर? अच्छा तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना, यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगा, यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है इसका फियर जो है, वो ये लड़की मेरे पास क्यों आई थी मैं बताऊंगा, उसके पहले उसका हम थोड़ा फियर भी एनालिसिस कर लेते। फियर एनालिसिस मतलब इसका फियर लेवल इज वेरी हाई, कुछ भी प्रॉब्लम जो वो डिस्टर्ब हो रहा है ना, जितना मैंने स्टोरी कहा, मैं तो करियर के लेके स्टोरी कहा सबको, ओनली करियर ओरिएंटेड स्टोरी। आप दूसरा टॉपिक लेके भी इस तरीके से बना सकते हो उसका स्टोरी, क्योंकि इसी रिदम से सब कैरेक्टर बनता है। तो इसका फियर फैक्टर कहाँ पे है? क्योंकि करियर में फियर रहेगा तो करियर कैन नॉट बी सक्सेसफुल। एंड यहाँ पे फियर फैक्टर हो रहा है, कैसे हो रहा है? फियर इज डायरेक्टली हिटिंग हिज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब हमारे जो दिमाग है इसका ये वाला एरिया, ठीक है, ओनली ये एरिया। तो एक फियर एक जगह पे एक इफेक्ट करता है, जैसे पीछे अगर हो फियर आते हैं तो एक और कैरेक्टर निकल आएगा, ठीक है, बीच में अगर फियर आता है तो एक और कैरेक्टर निकल आएगा। तो इसका कैरेक्टर, इसके हैंडराइटिंग से लग रहा है कि इसका कैरेक्टर में फियर इस एरिया पे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया, यहाँ पे अगर इफेक्ट करेगा तो क्या होगा? हैंडराइटिंग में सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस रहेगा कि उसका राइट क्रैश मार्जिन, ठीक है, मतलब किस तरीके से, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड कि इस हैंडराइटिंग यही जगह पे इफेक्ट कर रहा है, हमारा ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वाला एरिया पे उसका इफेक्ट हो रहा है। फर्स्ट इज राइट क्रैश मार्जिन, then narrow and wavy left margin, then lower zone and upper zone, then open down letter D and P, and sometimes open up letter O। यहाँ तक क्लियर है? तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फियर यहाँ पे आएगा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में फियर होता है तो क्या करता है? इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट इज इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग, नेक्स्ट मोरालिटी में डिसलॉयलिटी आ जाते हैं, नेक्स्ट कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम होता है, नेक्स्ट रीजनिंग प्रॉब्लम होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस रहता है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, एंड क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम, एंड परसिवरेंस, इन सब जगह पे प्रॉब्लम रहता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि फियर ही ये जो नेगेटिव कैरेक्टर आप सब इतना देर मैंने जो डिस्कशन किया, इन सब के पीछे एक्चुअल नेगेटिव कैरेक्टर इज फियर।
उसका पास्ट ट्रॉमा, ठीक है, एंड उसी का या इसका पास्ट ट्रॉमा कहाँ से कितने साल से शुरू हुआ है, करीब 8-9 साल से, 7-8 साल से शुरू हुआ है। तो उसी 7-8 साल का जो पास्ट ट्रॉमा है वो ही उसके लाइफ को तबाह कर रहा है, टोटल लाइफ डैमेज हो रहा है ओनली फॉर दैट रीजन। उसका करियर में भी असर पड़ रहा है। प्रूव हो गया, समझ में आया सबको? यहाँ तक समझ में आया सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? सर पास्ट ट्रॉमा का एज कैसे फाइंड किया? लेफ्ट मार्जिन का जो डिस्टेंस है उससे? हाँ हाँ, लेफ्ट मार्जिन का डिफरेंस से पता चल सकता है। पूरा पेज इज 20 years, राइट? एंड द रेशियो नो, एक रेशियो होता है स्टैंडर्ड लेफ्ट मार्जिन एंड लेफ्ट मार्जिन का, मैं सिखा दूंगा, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो यही पास्ट ट्रॉमा इसके लाइफ को टोटल डैमेज कर रहा है। इज इट क्लियर? इसका स्टोरी सबको समझ में आ गया ना? तो अभी आपने जो स्टोरी बनाया ये ओरिजिनली ठीक है या नहीं, वो एक बार देख लेते हैं। वो लड़की किस लिए मेरे पास आई थी, ठीक है, वो देख लीजिए एंड उसके बाद आप कोरिलेट कीजिए वो ठीक है या नहीं, ठीक है, ये स्टोरी गलत है या नहीं, क्योंकि रिदम कभी झूठ नहीं बोलता है। तो आज का चैप्टर जो है ये रिदम कभी झूठ नहीं बोलता है। देखिए वो आई थी मेरे पास, फर्स्ट इज लो IQ लेवल, जो वो पढ़ता है भूल जाते हैं। नेक्स्ट एनर्जी ड्रेनेज हो जाते हैं, बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, रात को देर से सोता है, सुबह को बहुत देर से जागता है। बहुत अच्छा कोई काम में इसका दिल नहीं लगता, अगर दिल लग जाता है वो काम बहुत अच्छी तरीके से वो अपनी क्रिएटिविटी शो अप कर सकता है वहां पे, लेकिन नॉट ऑल टाइम। तो मैं जो अभी कह रहा हूँ ये उसका लैंग्वेज से कह रहा हूँ, ठीक है, उसी मैं कह रहा हूँ। देखिए उसका फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट बट मदर इज वेरी पोलाइट एंड लीनियंट, एंड उसने बहुत बार अपने जिंदगी में रॉन्ग डिसीजन लिया है, एंड सबसे ज्यादा उसका डिस्टर्बेंस है कि वो बोल रहा है मुझे कि सर मुझे कोई भी आके कुछ भी समझा देता है, मैं बहुत जल्दी वही समझ जाता हूँ, मतलब आई कैन बी मैनिपुलेटेड बाय एनी पर्सन एनी टाइम। नेक्स्ट मॉनिटरी थिंकिंग, अ लॉट मॉनिटरी थिंकिंग एंड टोटली अनसेटिस्फाइड। मुझे बहुत ज्यादा अर्निंग करना है क्योंकि मेरा सब फ्रेंड अर्निंग कर रहा है लेकिन मैं अर्निंग नहीं कर पा रहा हूँ, सो आई एम गेटिंग वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड इन दैट रीजन। नेक्स्ट मेरे पास मेरे जिंदगी में अभी तक 3 times बॉयफ्रेंड मैंने चेंज किया है, एंड हर एक बॉयफ्रेंड के साथ मेरा इंटीमेसी था, ठीक है, एंड मेरा इंटीमेसी जो था बार बार नहीं, ओनली एक बार करके ही था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इंटीमेसी में, ठीक है। देखिए ये उसका लोअर जोन से भी पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं एक्सीडेंटली कर रहा हूँ, एक्सीडेंटली डिसीजन ले रहा हूँ, एंड उसके बाद मुझे गिल्टी फीलिंग हो रहा है कि मैंने ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, बिकॉज मैंने यहाँ पे उसके हैंडराइटिंग में भी दिखा है कि उसका ओवरी इज नॉट गुड एट ऑल राइट नाउ, ठीक है। तो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन इज वेरी वेरी कॉमन थिंग्स। नेक्स्ट गेटिंग फैटी इन लोअर एब्डोमेन, धीरे धीरे मोटा होते जाते हैं वो, एंड मेनी टाइम्स गॉट ह्यूमिलिएटेड, उसके पापा ने उसको मेनी टाइम्स एंड स्कूल के और भी बच्चों ने मेनी टाइम्स उसको ह्यूमिलिएटेड किया है सबके सामने, तो उसका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके दिमाग में बैठ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट फीलिंग गिल्ट है, बार बार उसको गिल्ट हुआ है आफ्टर इंटीमेसी। नेक्स्ट सेक्सुअल वीकनेस, मुझे बहुत ज्यादा इच्छा भी नहीं है इसके ऊपर, बहुत ज्यादा इच्छा भी नहीं होता है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स लोग सब लोग इसके ऊपर इंटरेस्टेड है, तो मैंने भी एक्सीडेंटली डिसीजन ले लेता हूँ कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट आई वॉन्ट लॉट ऑफ फ्रेंड्स बट कोई भी फ्रेंड आता है तो बहुत देर नहीं रहता है मेरे पास, ठीक है, ये उसका लैंग्वेज से मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट जो मेरे पास आता है मैं उसके साथ बहुत देर तक मैं टॉकेटिव बन जाता हूँ, लेकिन सबके साथ नहीं है। नेक्स्ट सो मेनी प्रोक्रेस्टिनेशन, बहुत ज्यादा लेथार्जिकनेस, डाइजेशन इशू इज वेरी हाई डाइजेशन इशू,
हाई मेंटल इरिटेशन, बहुत जल्दी अनईजीनेस हो जाते हैं मुझे, रिसेंटफुल एटीट्यूड आना शुरू हो जाता है, टीथ प्रॉब्लम, गम प्रॉब्लम, रूट कैनल ट्रीटमेंट किया हुआ है 2 टीथ में, I want a job urgently. I want a job urgently. I want to marriage soon, but my boyfriend is trying to avoid it. Okay, my boyfriend is trying to avoid it. uh, हाँ, यही था उसका एक्चुअल प्रॉब्लम। तो मैंने उसका हैंडराइटिंग थोड़ा चेंज किया है एंड 3-4 महीने से वो ठीक हो चुका है, मोरलेस ठीक हो चुका है, एंड वो अभी एक छोटा पार्ट टाइम जॉब भी कर रही है, अभी पार्ट टाइम जॉब कर रही है। ठीक है, तो आप सब बताओ, सबको समझ में आया ये एनालिसिस? आप कोरिलेट कर रहे हो अभी किस तरीके से? अभी जो स्टोरी निकला है उसके साथ ये कोरिलेट 100% ठीक हो रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Amazing, amazing. कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। सो मैं सबको कहूंगा इस तरीके से म्यूटेशनल मेथड के ऊपर एनालिसिस कीजिए, नॉट ओनली ऑब्जर्वेशनल मेथड। ठीक है, म्यूटेशनल मेथड में आप एनालिसिस करोगे तो एक्यूरेट स्टोरी आपके सामने आ जाएगा, जस्ट लाइक ए वीडियोग्राफी। मैंने तो बस ओवरऑल कह दिया आपको, ये और डीप एनालिसिस हो सकता है। मैं क्लास में सिखाता हूँ, मतलब जो क्लास यहाँ पे करता है, और डीप हम लोग सीखते हैं। मैं बस ओवरव्यू, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, 1 घंटा मिला है, आधा घंटा मिला है ये एनालिसिस करने के लिए। यस हेमा मैम, आप पूछ रहे हो कुछ? Sir, आपने उसका handwriting ठीक किया? Did you correct every aspect of her handwriting, sir? No, ma'am. That is what I want. मैंने क्या किया था उसका बस 1 सेकंड, मैंने उसका I need to find it out. I think मुझे जितना याद है मैंने उसका बस लेफ्ट मार्जिन ठीक किया था, जोन बैलेंसिंग कर दिया था, एंड राइट मार्जिन ठीक किया था, एंड कुछ स्ट्रोक थेरापी दिया था ताकि वो सब लोगों के साथ मिल सके, खुल मिल के बात कर सके, एंड अपने लाइफ का एक गोल्स पहचान सके। ठीक है, मैक्सिमम जगह पे क्या होता है आप देख सकते हो, मैक्सिमम लव मैरिज में, ठीक है, ये तो अभी बहुत जल्दी, ये बहुत हड़ी है लव मैरिज करने के लिए, क्योंकि उसके बहुत सारा फ्रेंड को शादी हो चुका है, तो आई वांट आल्सो। तो लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड है, आई फील्ड ही हैज नो इंटेंशन। ठीक है, वो छोड़ देना चाहते हैं इसको, तो ये जबरदस्ती उसको पकड़ के जैसे भी हो मुझे मैरी करना ही है, समथिंग लाइक दैट, अंडरस्टूड? तो इन सब जगह पे डिस्टर्बेंस तो इन फ्यूचर ऑल्सो आएगा, इन फ्यूचर आएगी इसके ऊपर। जनरली यहाँ पे लव ज्यादा नहीं रहता है यहाँ पे, अंडरस्टूड ऑल? Thank you, sir. यस, एंड मैक्सिमम लव मैरिज में इसीलिए सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस आते हैं। ऐसा क्यों आते हैं? कल शिवरात्रि हुआ था ना, सब लोग किए थे क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो शिवरात्रि में किसका शादी होता है एक्चुअली? Shiva and Parvati. हाँ. ओके, एंड शिवा एंड पार्वती के साथ शादी, शिवा एंड फर्स्ट शादी किसके साथ हुआ था? सती के साथ। सती के साथ अनसक्सेसफुल लाइफ क्यों हुआ, कोई बताओ? तो उसके फादर के कारण से he was not accepting him as a son-in-law. ओके, सो उसने अपना फादर के कारण, तो ये तो एक रीजन है, ठीक है, लेकिन इसके रीजन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका नेचर क्यों चेंज हो गया? कि सती ने अपने आप को भस्म उसमें अग्नि में हवाले कर दिया था सर। व्हाटएवर शी हैज डन, लेकिन ये तो होना ही था, ऐसा क्यों? वो तो शिव के साथ शादी किया था ना, जिसके पास ऑलमाइटी सब पावर है, तो ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? So, Whatever the reason. Say why he became angry. No, only one reason, क्योंकि जो होना है वो होता ही रहेगा। एक्चुअल रीजन वाज कि सती ने बहुत ज्यादा शिव को प्यार करता था, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेम
और लव एक चीज है। तो ये लव के लिए ऐसा हुआ था। दैट मीन्स यहाँ पे बहुत लोग, मैक्सिमम लव मैरिज में डिस्टरबेंस सबसे ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप में अगर ये जो लव होता है ना, ये बहुत डेंजरस चीज है। इसको ना पहचान के अगर हम लव करते तो ऐसा ही होता है। सती ने ऐसा किया था, उसके दिमाग में था मुझे प्यार करना है शिव जी को, ठीक है। ये रॉन्ग डिसीजन था। प्यार इधर ऐसे नहीं होता है। प्यार कैसे होता है? जो पार्वती के साथ हुआ था। पार्वती के साथ क्या हुआ था? सर उसने बहुत तप किया था ना टू गेट ऐसा द क्यों? शिप। प्यार तभी हो सकता है जब, देखिए, प्यार अगर नॉर्मली हम लोग करते हैं तो वहां पे प्यार के साथ सेक्स ऐड हो जाता है, अंडरस्टूड। लव के साथ लस्ट ऐड हो जाते हैं, अंडरस्टूड। तो लव के साथ ये जो लस्ट है जो ऐड होता है, इसको निकालने के लिए क्या चाहिए? एक चीज चाहिए जो ओनली नॉट ओनली ये प्यार, अगर आप एक्चुअली जानते हो कि पार्वती के साथ जो प्यार हुआ था वो इटर्नल लव था, इमोर्टल, ठीक है। एंड उसी इमोर्टल लव, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड, ये इमोर्टल लव ओनली एक ऑपोजिट जेंडर नहीं, आप किसी के साथ एक ये पेन से मैं लिख रहा हूँ, इस पेन के साथ भी मैं मुझे हो सकता है, ठीक है, कि कोई भी जगह पे ये इटर्नल लव हो सकता है। एंड हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज लव के साथ एक चीज जो हम लोग टोटली मिस कर देते हैं, दैट इज भक्ति, दैट इज भक्ति, अंडरस्टूड। तो इसी भक्ति से जो क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड लव। हम लोग पहले लव के पास जाते हैं जो टोटली रॉन्ग है, अंडरस्टूड। अगर आप भक्ति करोगे, भक्ति मीन्स किसी को इतना सब कुछ दे देना, इतना विदाउट सरेंडर, मतलब टोटली सरेंडर, जिसको उधर से लव का जन्म होता है। लेकिन हम लोग पहले लव करना शुरू करते हैं तो वहां पे लस्ट आ जाते हैं, वहां पे लव कभी नहीं हो सकता। एक्चुअल लव जो राधा कृष्ण ने किया था, शिव पार्वती ने किया था, वो भक्ति के बाद। शिव पार्वती ने तपस्या करके भक्ति मिला था उसको। पहले वो शिव जी को प्रपोज किया था, शिव जी कैंसिल कर दिया था, ठीक है, क्योंकि शिव जी बोला था फिर से वो सती की तरह कुछ ना कुछ रीजन में मर जाएगी, क्योंकि वहां पे भक्ति नहीं है, ओनली प्यार है। भक्ति के बाद प्रेम का जन्म होता है, अंडरस्टूड ऑल? गुड लॉजिक। ओके, एनी क्वेश्चन प्लीज? सो आप आज का हैंडराइटिंग एनालिसिस एंजॉय किया सबने? Yes, sir. Wonderful. Sir. सो थैंक यू ऑल, नेक्स्ट डे मिलते हैं। So thank you. Thank you, sir. I came late, sir, but thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। sir, Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Even I came Thank you. late. So, First time I joined. थैंक Sir, यू, one थैंक thing. यू। Sunday. Thank you so much, sir. Good night. यस, नीलम मैम क्या कह रहे हो? थैंक यू सर। So I had been to the Pondicherry just now, मतलब हम लोग Pondicherry traveling कर रही थी। I had been to one temple. शिव का बेटा था कार्तिक का, उधर I forgot the name, क्या बोलते हैं उनको, सुब्रमण्यु something आते वैसे। तो they were explaining about that कि वो breathing का होता है। Is it possible that कि उसका बेटा का ये, क्या होता है? इसे हम लोग अलोम विलोम नहीं करते योगा में, राइट? So he was saying कि भाई you know he came down for the meditation only. That's why he came down from north to south. नॉर्थ टू साउथ? Yeah, शिव का बेटा नॉर्थ से साउथ में गया था ना कार्तिक, when he हाँ, उनको उधर साउथ में सुब्रमण्यु, exactly forgot the name. Right, वो right. कुछ बोल- हाँ, राइट। तो उन्होंने बोला कि he teaches to the how to breathe, how to control the mind. जैसे हम लोग, is it that true? Sir, is it? 100% ट्रू, 100 में 100% ट्रू, 100% दैट इज ट्रू। अगर आप हिंदू धर्म को छोड़ दो, ठीक है, अगर आप बौद्ध धर्म देखोगे, ठीक है, तो वहां पे भी आप देखोगे कि ये जो ब्रीथ है, इसी ब्रीथ को वहां पे कोई कुछ जगह पे माइंड कहा जाते हैं, ठीक है, What, sir? माइंड कहा जाता है, माइंड, हाँ, अंडरस्टूड। मतलब इसी ब्रीथ से ही तो हमारा हार्मोनल बैलेंस होता है सब कुछ, ठीक है। आप सपोज कोई चीज सोचो, आप किसी के बारे में एक चीज मन से एक बात कहो, किसी को कुछ भी बात कहो, अब देखना
उस बात कैसे वो निकल रहा है, अपने ब्रीथ से नहीं, ब्रीथ को स्टॉप करके वो बात कहो उसको। आप देखना अंदर में उसी ब्रीथ को लेके ही आप बोल रहे हो उसी को, आप देखना नोटिस करके, ठीक है। तो सर इसमें जो ब्रीदिंग आपने जो बोला था, तो वो मेडिटेशन में भी बहुत लोग ऐसे मानते हैं कि जो ब्रीदिंग है उसके ऊपर पूरा ध्यान देके करोगे तो मेडिटेशन वो होता है, यानी उसमें थॉट्स तो पूरे टाइम आते ही रहेंगे लेकिन ये ब्रीथिंग बंद नहीं होता, तो उसमें ध्यान रख के आप मेडिटेशन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा ऐसे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सही कहा आपने। ये इसमें बुद्धिज्म में तो यही है, विपश्यना में हम लोग जाते हैं ना, so I go to the vipassana, they teach only according to the breathing only. राइट, ब्रीदिंग में सब कुछ होता है, ब्रीदिंग से आप कुछ भी कर सकते हो एंड ये बहुत बड़ा पावर है, इसी से हम लोग जिंदा रहते हैं ना। Sir, I do that concentration वाला breathing now daily. Almost means most of the time ऐसा भी होता है कि I forget, but at least twice a day I try to do it. एक ज्यादा चीज करना कहूंगा, होता है, but नो ज्यादा करना नहीं है, एक चीज मैं कहूंगा, अगर मैं आपके ये पीछे वाला जगह को, इस जगह को जोर से पकड़ के एक पानी में डुबा दूं तो आप क्या करोगे बताओ? छटपट करोगे ना पानी में। हाँ, ये ब्रीदिंग एक ऐसा चीज है जो ऐसे आना चाहिए, कंसंट्रेशन या प्राणायाम कहो, ये ऐसे आना चाहिए। मतलब आप नहीं करोगे तो ऐसे छटपट करोगे, ऐसा लगेगा कि मैं मर जाऊंगा, अभी मर जाऊंगा। सो 1 मिनट में मुझे टाइम मिला, 1 मिनट में करूंगा एक्सरसाइज, ऐसे होता है सक्सेस। अंडरस्टूड? इसी को परसिस्टेंसी कहते हैं। अंडरस्टूड? So then which part of the brain get relaxed more with this exercise? टोटल ब्रेन, क्योंकि हम लोग जब सांस लेते हैं टोटल बॉडी में जितना ऑक्सीजन आते हैं, मतलब 20% सपोज ऑक्सीजन है हमारे सांस में सपोज, तो उस 20% का 80% इंस्टेंट ले लेता है हमारा ब्रेन, इंस्टेंट, ठीक है। तो उस 80% हमारे ब्रेन में अगर चला जाएगा तो क्या होगा? तो सब कुछ तो ब्रेन ही ले रहा है ना। So मतलब oxygen level will be more and the memory powerful. Yes, exactly. कनेक्शन में, मेमोरी में क्या आते हैं? कनेक्शन, कॉग्निटिव करंट, ठीक है, वही। तो हम सबको ऐसे, हमारा पावर भी ऐसे ही बढ़ाना चाहिए जैसे हम लोग एक मर जाएंगे ना करेंगे तो, इस तरीके से। एंड ये जो प्राणायाम कह रहे हो आप, ये करना नहीं होता है, ये बस आपको ऑटोमेटिक आना होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं भी अपने सांस को लेके धीरे धीरे कंट्रोल में कर रहा हूँ, सो दैट मींस दैट कैन बी आल्सो ट्रीटेड एज प्राणायाम। मैं आपको ये वेबिनार करते करते प्राणायाम भी कर रहा हूँ, हो सकता है। इज इट क्लियर? तो इट्स लाइक ऐसा है कि आप इसको छोड़ के रह नहीं सकते हो, ठीक है। एंड इसका असर कैसे पड़ेगा? सबसे आगे असर पड़ता है आपका जो बॉडी का डेड सेल होता है, डेड सेल बहुत जल्दी बढ़ना शुरू होता है, आपके हाथों का नाखून बहुत जल्दी बढ़ेगा। ये जो बाल है, एक भी बाल नहीं टूटेगा, जितना जोर से आप खींचो तो तभी बाल नहीं झड़ेगा कोई, ठीक है। Through pranayam, if we go for the pranayam, sir. If we go for the प्राणायाम नहीं, प्राणायाम ऑटोमेटिक आएगा। अंडरस्टूड? ये एक फीलिंग से, अगर आप ये करना चाहोगे, ठीक है, अगर आप टॉयलेट करना चाहोगे तो यूरिन तो आया नहीं आपके पास, है ना, तो आप वेट करोगे तो, लेकिन ऑटोमेटिक जब आ जाएगा तब क्या आप रोक पाओगे? क्या, आपको तो जाना ही। तो ये प्राणायाम एक ऐसा चीज है जो ऑटोमेटिक आएगा। अंडरस्टूड? आपको इसको प्यार करना पड़ेगा, इसको भक्ति करना पड़ेगा, देन ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। That's true, sir. So हमारा गुरु है ना, योगा गुरु, वो बोलता है कि और कुछ नहीं, कभी कभी दीपक दिया होता है ना, मिट्टी का दिया, keep on the nabi and breathe and उसको feel करो कि how it's moving that thing. हाँ, होता है ये। Then you will go easily for the meditation. ऐसे बोलते हैं। Right. Anyway, next day मिलते हैं, next Sunday. Thank you all. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Good night, sir.
Good night. Good night all.